गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए क्लासेस शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन परिचय के संबंध में पढ़ा था कि उनका जन्म समय कब था तथा उनका जन्म स्थान क्या था, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, उन्होंने अपना संपादन का कार्य कब शुरू किया, उन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से क्यों नवाजा गया। इन सारी बातों को कल हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें कि उन्हें एक भारतीय आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी रचनाओं में या फिर उनके स्वयं के मन में देश के लिए त्याग और बलिदान है। ना सिर्फ वे स्वाधीनता चाहते हैं बल्कि उसके लिए स्वयं को न्यौछावर करना भी वो चाहते हैं, मतलब कि देश के लिए स्वयं को न्यौछावर करने के लिए भी वे तत्पर हैं। उन्होंने अपना संपादन कार्य कब शुरू किया था? पहली जो उनकी संपादकीय थी वो उनकी प्रभा पत्रिका थी, जिसमें वे देशभक्त और एक प्रखर पत्रकार के रूप में उभर कर सामने आए थे। तो कल हम लोगों ने कुछ उनके विषय में पढ़ा था कि वे देश प्रेमी थे, सच्चे देशभक्त थे, इस तरह के पदों को पढ़ा था। उसके बाद हम आए थे अपने कैदी और कोकिला पाठ पे आए थे, जिसमें वो जेल में बंद हैं और वो बहुत ही एकांत तथा उदास हैं। इस एकांत तथा उदासी में वे उस जेल के पास एक पेड़ पे एक कोयल बोल रहा था, तो वे उससे प्रश्न करते हुए, वही कल की लाइन को मैं फिर से एक बार दोहरा देती हूँ ताकि आपको फिर से वो फ्रेश हो जाए। क्या गाती हो क्यों रह जाती, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो। यहाँ पे जो आपकी कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, वे कोयल से कहते हैं कि क्या गाती हो तुम, ये मधुर गीत गा रही हो या फिर कोई देशभक्ति या आज़ादी के गीत गा रही हो। यदि तुम आज़ादी के गीत गा रही हो तो तुम रह रह के चुप क्यों हो जा रही हो, क्या तुम्हें कोई भय है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम कुछ तो बोलो, क्या लाती हो संदेशा किसका कोकिल बोलो तो, क्या तुम मेरे साथियों का संदेशा मुझ तक लाई हो, क्या उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है, क्या हम यहाँ से आज़ाद होने वाले हैं, क्या इस तरह के संदेश तुम लेके आई हो। यदि तुम इस तरह के संदेश लाई हो तो कोयल तुम कुछ तो बोलो। तो कल के पद में हम लोगों ने यही पढ़ा था। आज आते हैं अपने नए पद पे। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। चलिए तो आगे इसके विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम संदर्भ पढ़ेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कैदी और कोकिल नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कैदी और कोकिला नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने अंग्रेज के अत्याचार और उनके काले कारनामों को जनता के सामने प्रस्तुत किया है। क्या लिखेंगे आप प्रसंग में कि उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजों के अत्याचार एवं उनके काले कारनामों को जनता के सामने प्रस्तुत किया है। अब एक एक पंक्ति का अर्थ हम बताते हुए चल रहे हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, यहाँ पे कवि कहते हैं कि जब
हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, जब हम उनके कैद में थे, तो जो उस समय जेल में बंद आपके स्वतंत्रता सेनानी थे, वे जो उनकी स्थिति थी वो क्या थी, बहुत ही दयनीय थी। क्यों? क्योंकि पहले क्या था कि अंग्रेज पूर्ण रूप से हमारे देश पे शासन करना चाहते थे, लेकिन जो स्वतंत्रता सेनानी थे वे अपने बल पर अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे। तो यह बात अंग्रेज़ों को बहुत खटकती थी, इसीलिए जब भी कोई स्वतंत्रता सेनानी ऐसे कार्य करते थे वे उन्हें पकड़कर जेल में डाल देते और तरह तरह की यातनाएं उन पर करते थे। मतलब कि यदि वह पानी मांगते तो उन्हें पानी नहीं देते, खाना मांगते तो खाना नहीं देते, उन्हें भूखा प्यासा रखते, उन्हें मारते पीटते। इस तरह के यातना, इस तरह के का दुर्व्यवहार उनके साथ किया जाता था। तो उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू और चोरों तथा उचक्कों के साथ रहना पड़ रहा है। मतलब ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। मतलब कि हम जो आपके स्वतंत्रता सेनानी थे उनका एक, आज हम उन्हें बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो अंग्रेज थे वे क्या करते थे कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें दुष्टों के साथ रख देते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें डाकू के साथ, चोरों के साथ तथा बटमारों मतलब जो लुटेरे होते थे उनके साथ उन्हें वहाँ पे रख देते थे। यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी जी अपनी तथा स्वतंत्रता सेनानियों पर हो रहे अत्याचार तथा उनकी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली ऊंची दीवारों के बीच में डाकू, चोर तथा लुटेरों के साथ रहना पड़ता था, जहां उनका कोई मान सम्मान नहीं होता था। आज जो कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानी को एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, किंतु उस समय उनका ऐसा कोई सम्मान उन्हें प्राप्त नहीं होता था। उन्हें एक अपराधी की दृष्टि से देखा जाता था। मतलब जो उनके अच्छे काम होते थे उन्हें भी किस दृष्टि से देखा जाता था, एक अपराधी के दृष्टि से देखा जाता था। तो उनका सम्मान न करते हुए उन्हें डाकू, चोर और बटमारों अर्थात लुटेरों के साथ एक ही कमरे, जो कि काली का मतलब जो कि अंधकारपूर्ण तथा ऊंची, जिसमें कि सूर्य की रोशनी दूर दूर तक नज़र नहीं आती थी, ऐसे कमरे में उन्हें रख दिया जाता था। अर्थात कि उन्हें सम्मान का एक रस भी प्राप्त, सम्मान का एक अंश भी उन्हें प्राप्त नहीं होता था। स्वतंत्रता सेनानी हमारे जो थे भारत के ही कुछ ऐसे लोग थे जो कि अंग्रेज़ों से मिल चुके थे। शायद उन्हें इस तरह का व्यवहार उनके साथ नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो स्वतंत्रता सेनानी थे एक सम्माननीय व्यक्ति माने जाते थे। तो वो आगे यही कहते हैं कि जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए था। आगे है, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। आगे कवि कहते हैं कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना, अर्थात कि उन्हें जीने के लिए, जाहिर सी बात है व्यक्ति तभी जीवित रह सकता है जब उसे पूर्ण रूप से भोजन प्राप्त हो, और यदि व्यक्ति को भोजन ही नहीं प्राप्त होगा तो वह उसका जीवन कहाँ तक संभव है। तो वही कहते हैं कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना, अर्थात कि हमें जीवन जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता और मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और हमें मरने भी नहीं देते, यानी कि उन्हें तड़पा कर जीवित रखना ही उनका प्रशासन का मतलब उनका यह उद्देश्य था। मतलब कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना, ना ही उन्हें जीवन जीने के लिए पेट भर खाना देते थे और ना ही मरने भी देते और ना ही उन्हें मरने देते थे। अर्थात कि वह चाहते थे कि यह किसी भी परिस्थिति में जीवित रहे, लेकिन इसे ना भोजन दिया जाएगा और ना ही इसे मरने दिया जाएगा।
तड़प तड़प रह जाना, अर्थात कि उन्होंने यह योजना बनाई थी कि इन्हें हम तड़पाएंगे, मतलब कि ना इन्हें हम मरने देंगे और ना ही इन्हें हम जीने देंगे। अर्थात कि उन्होंने अपना एक हमें परेशान करने का, हमारे साथियों को, मतलब उस समय के साथियों को उन्होंने यह एक योजना बनाई थी कि यदि हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो ये अपने आप ही जो इन्होंने मन में संकल्प लिया है स्वाधीनता का, वह त्याग देंगे। लेकिन स्वतंत्रता सेनानी भी अपने आप में एक मिसाल ही थे। उन्होंने लाख यातनाएं सही, लेकिन अपने जीवन का मोह नहीं किया और देश के ऊपर अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। तो यहाँ पे तड़प तड़प रह जाना, मतलब कि ना हमें जीने दे रहे हैं ना हमें मरने दे रहे हैं, मतलब कि उन्होंने यह निश्चय कर लिया है कि वह हमें अब तड़पा तड़पा कर ही जिंदा रखेंगे। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। आगे वे कहते हैं कि आगे इसी बात को कहते हैं कि उन्होंने जैसे कि हमारी स्वतंत्रता ही छीन ली है, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा। उन्होंने जैसे कि हम पर एक कड़ा पहरा सा बना लिया है, अर्थात कि उन्होंने हमारी पूरी तरह से जो स्वतंत्रता है उसे छीन लिया है और अब उसके ऊपर क्या किए हैं कि हम पर दिन रात कड़े पहरेदारी कर रहे हैं, कि हमें जेल में बंद कर दिया जिसकी दीवारें बहुत ऊंची हैं, अंधकारपूर्ण हैं, चोर डाकू के साथ हमें रखा गया, हमें भोजन नहीं दिया गया, ना हमें मरने दिया जा रहा है और हमारी स्वतंत्रता भी छीन ली गई है। ऊपर से उन्होंने हम पर कड़े पहरे भी लगा दिए, अर्थात कि उन्होंने हमारी पूरी की पूरी स्वतंत्रता ही हमसे छीन ली है। हमें किसी भी प्रकार का चैन नहीं है, हम करें भी तो क्या करें। शासन है या तम का प्रभाव गहरा। तो वो कहते हैं कि अंग्रेजी शासन उनके लिए जैसे घोर अन्याय कर रही हो और अंग्रेजों के राजा में स्वतंत्रता सेनानी को आकाश में भी घोर अंधकार रूपी निराशा दिखाई दे रही है, अर्थात कि शासन है या तम का प्रभाव गहरा। वो कह रहे हैं कि ये अंग्रेजी शासन कैसा है, या फिर ये अंग्रेजी शासन की वजह से अंधकार आकाश में दिखाई दे रहा है या वाकई आकाश में अंधकार है, अर्थात कि अंग्रेजों के राज में स्वतंत्रता सेनानी को आकाश में घोर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, अर्थात कि जो चंद्रमा है वह भी थोड़ा सा प्रकाश हम पर नहीं दिखा रही, अर्थात कि हमें जो यहाँ पे चंद्रमा से तात्पर्य यह हुआ कि जो हमारी मदद करने वाले लोग हैं, क्योंकि अंग्रेजी शासक को अंधकार तो माना ही गया है, चंद्रमा क्या करती है कि प्रकाश देती है। तो चंद्रमा से यहाँ तात्पर्य है कि वह जो हमारे देश के अन्य लोग हैं जो कि इस देश को उनसे मुक्त नहीं बल्कि उनके अधीन उनको करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि जो चंद्रमा है जो कि न्याय का प्रतीक है, जहाँ न्याय रूपी चंद्रमा का थोड़ा सा भी प्रकाश हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए वहाँ पे जो कवि हैं वो कोयल से पूछ रहे हैं कि जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा व्याप्त है, किसी तरह की रोशनी नहीं दिखाई दे रही है, तो हे कोयल तुम क्यों जग रही हो। लिखा है ना, इस समय कालिमा मई जाग क्यों आली, मतलब इस समय तुम क्यों जग रही हो, क्या कोई तुम संदेशा लेकर हमारे लिए आई हो। तो यहाँ पे जो आपकी कवि हैं वो नाना प्रकार से उनसे प्रश्न किए जा रहे हैं कोयल से। कोयल से प्रश्न करना मतलब वे अपनी व्यथा को उनसे प्रकट कर रहे हैं। फिर से देख लीजिए कि इस लाइन को कि शासन है या तम का प्रभाव अंधेरा। यहाँ पे कवि कहते हैं कि
यह कैसी हुकूमत है? शासन रूपी अंधेरे का प्रभाव बहुत गहरा है। अब रात बीत रही है, चांद से जो थोड़ी रोशनी मिलती है, परंतु यह भी अब निराश करके चली गई। अर्थात कि हम सोचते थे कि हमारी मदद के लिए हमारे देशवासियों में कोई जोश जागेगा, वह हमारी मदद करेंगे, लेकिन अब उनकी भी चेतना अब हमें शून्य सी प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अब वह भी कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। परंतु इस समय तुम क्यों जगी हुई हो? क्या तुम वाकई कोई संदेशा लेके आई हो? यदि तुम कोई संदेशा लेके आई हो तो वह हमसे कहो। अब आते हैं इसके भाव सौंदर्य पे, साहित्यिक सौंदर्य पे। साहित्यिक सौंदर्य में जैसे मैं कल आपको बताई थी कि आप साहित्यिक सौंदर्य लिखिएगा, उसके बाद भाव पक्ष कुछ इस तरीके से मैंने कल आपको बताया था। सबसे पहले संदर्भ डालते हैं, प्रसंग, व्याख्या, फिर साहित्यिक सौंदर्य। उसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आता है? भाव पक्ष। तो भाव पक्ष को आप लिखेंगे उसमें कि भाव पक्ष हेडिंग डाल के आगे डैश करके यहाँ से आप लिखेंगे, कवि ने जेल की माहौल का बड़ा मार्मिक व सटीक वर्णन किया है। जेल डाकू चोरों जैसे खतरनाक जेल डाकू चोरों जैसे खतरनाक अपराधियों का बसेरा होता है। जेल में पेट भर या भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता। वहाँ ना जीने दिया जाता है और ना ही मरने दिया जाता है। इस माध्यम से कवि अंग्रेजों की निरंकुशता आप नहीं लिख पाएंगे तो इस तरीके से लिख लीजिएगा यहाँ पे। निरंकुशता मतलब अत्याचार। निरंकुशता का वर्णन किया है। ये पहला पॉइंट आपका था। दूसरा पॉइंट इसमें भाव पक्ष में डालेंगे। इस भाव पक्ष में ये पहला पॉइंट लिखवाए हैं। दूसरा पॉइंट डालेंगे, जीवन की हर गतिविधि पर कड़ा पहरा लगा होता है। रात नहीं, बस यहाँ तक लिखिए, कड़ा पहरा लगा होता है। अर्थात कवि इसमें अपने तथा अपने साथियों के यातनाओं का वर्णन बड़ी ही मार्मिक रूप में किया है।
अब कला पक्ष आप हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में या प्रस्तुत पद्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। प्रश्नात्मक शैली तथा संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। भाषा स्पष्ट तथा सामयिक है। ये आपका हो गया भाव पक्ष और कला पक्ष। अब हम आते हैं आगे की पॉइंट पे। आगे की पंक्तियां हैं, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो फिर से आप इसका संदर्भ डालेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कैदी और कोकिला नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। अब इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोयल के स्वर में निहित वेदना को बोझ के समान बताकर पराधीन भारतीयों के मन में छुपी वेदना की तरफ इशारा किया है या फिर छुपी वेदना का वर्णन किया है। क्या लिखेंगे आप प्रसंग में कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोयल के स्वर में निहित वेदना को बोझ के समान बताकर पराधीन भारतीयों के मन में छुपी वेदना का वर्णन किया है। ये आपका प्रसंग हो गया। अब हम व्याख्या पे आते हैं। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ सी, कोकिल बोलो तो। जैसा कि प्रसंग में बताया गया है कि पराधीन भारतवासियों के, मतलब पराधीन अर्थात दूसरे के अधीन। दूसरे के अधीन तात्पर्य क्या है कि हम अंग्रेजों के अधीन थे। तो यहाँ कवि यही कहते हैं कि जो हमारे भारतवासी थे, जो अंग्रेजों के गुलाम हो चुके थे और जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी जब कोयल की आवाज़ को सुनते हैं तो उन्हें यह अनुभव होता है कि यह कोयल भी अत्यंत दुखी है। लिखा है ना, क्यों हुक पड़ी, अर्थात हे कोयल, यह जो तुम्हारे कंठ से मीठी और मधुर ध्वनि जो निकल रही है उसमें मधुरता के बजाय एक हमें वेदना का स्वर सुनाई दे रहा है। अर्थात कि जो जेल में बंद आपके स्वतंत्रता सेनानी हैं वे कोयल की आवाज़ के दर्द को महसूस कर रहे हैं, उसे अनुभव कर रहे हैं। उसे ऐसा लगता है कि कोयल ने अंग्रेज सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को देख लिया है। जैसा कि पहले ही हम बता चुके हैं कि जो कोयल था उसके माध्यम से कवि अपनी मनोभावों का वर्णन कर रहे हैं, अर्थात कि वे स्वयं की दशा को बता रहे हैं, लेकिन वो माध्यम किसे बनाए हैं, कोयल को। तो जो यहाँ आपका प्रश्न है कि क्यों हुक पड़ी, अर्थात कि तुम क्यों दुखी हो, तुम्हारा जो स्वर है हुक, मतलब जो तुम स्वर निकाल रही हो उसमें मधुरता के बजाय वेदना क्यों सुनाई दे रहा है। क्या तुमने अंग्रेजों के अत्याचार को देख लिया है। शायद कोयल इतना ना समझे, लेकिन कवि उसके स्वर के माध्यम से अपने भावों को बता रहा है और कह रहा है कि
ऐसा लगता है जैसे तुमने अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार को देख लिया है, इसीलिए तुम्हारे कंठ से मीठी और मधुर ध्वनि के बजाय वेदना का स्वर सुनाई पड़ रहा है, जिसमें कोयल के दर्द की हूक शामिल है। अर्थात कि जब कभी हम दुखी होते हैं तो हमारे रोने में एक वेदना होता है। मानता है व्यक्ति गम और खुशी दो प्रकार से रोता है, लेकिन गम का रोना और खुशी के रोने में भिन्नता पाई जाती है। तो कोयल भी कूकता है, लेकिन उसके कूक की जो आवाज़ है वह भिन्न प्रकार से है। उसके मधुर आवाज़ में मधुरता के बजाय क्या आ रही थी? वेदना आ रही थी। तो कवि कहते हैं कि क्या तुमने अंग्रेजों के अत्याचार को देख लिया है, जो तुम्हारे इस मधुर ध्वनि में वेदना के स्वर सुनाई दे रहे हैं? क्या तुमने यह सारी चीज़ों को देखा है? कवि के अनुसार कोयल अपनी वेदना को वहाँ सुना रही है, अर्थात कि कोयल मधुर गान नहीं अपितु वेदना के गीत गा रही है। वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो, इसीलिए कवि कोयल से बोलता है, कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल बोलो तो तुम्हारा क्या लुट गया। बोझ सा मतलब यहाँ आगे यहाँ की पंक्ति आपकी समाप्त होती है कि वेदना बोझ वाली सी, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, अर्थात कि तुम्हारी मधुर ध्वनि में वेदना के स्वर हमें क्यों सुनाई दे रहे हैं। हे कोयल तुम कुछ तो बोलो। आगे वे कोयल से प्रश्न करते हुए कह रहे हैं कि कोकिल बोलो तो क्या लूटा। यहाँ पे कवि कोयल से कहते हैं कोयल बोलो तो तुम्हारा क्या लुट गया, जो तुम्हारे कंठ में इतनी वेदना की हूक सुनाई दे रही है। कि तुम्हारा क्या लुट गया, पीछे की लाइन थी ना कि क्या लूटा, अर्थात कि तुम्हारा क्या लुट गया जो तुम्हारे कंठ में इतनी वेदना है। था पीछे ना कि वेदना बोझ वाली सी, अर्थात कि तुम्हारे कंठ में मधुर ध्वनि के बजाय वेदना क्यों सुनाई पड़ रही है, ऐसा क्या हो गया। कोयल तो सबसे मीठे और सुरीले आवाज़ के लिए विख्यात है, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य प्रसन्न हो उठता है। लेकिन जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी को, मतलब मुझे, आज तुम्हारी आवाज़ में कोई भी सुरीलापन या कोई भी मिठास नज़र नहीं आ रही है। क्या तुम्हें कोई कष्ट है, क्या तुम्हें कोई वेदना है। इसीलिए यहाँ पे वो कोयल से बार बार व्याकुल होकर पूछ रहे हैं कि हे कोयल बताओ तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आई है, तुम इतना व्याकुल क्यों हो। आगे है मृदुल वैभव की रखवाली सी, अर्थात कि मृदुल वैभव, मृदुल का मतलब क्या होता है, मीठा, वैभव मतलब संपत्ति, मीठे की संपत्ति से तात्पर्य ये नहीं कि मिठाई की दुकान हो जाए। कोयल की आवाज़ मीठी होती है, इसीलिए यहाँ कहा गया है मृदुल वैभव, अर्थात कि तुम्हारे पास उस मिठास की भंडार है जिसकी तुम क्या करती हो, रखवाली सी करती हुई प्रतीत होती हो, उसकी तुम मालकिन कही जा सकती हो। लेकिन हे कोयल आज तुम्हारे आवाज़ में जिसकी सम्राज्ञी तुम हो, जिस पर तुम्हारा आधिपत्य है, किंतु आज तुम्हारे स्वर में मुझे वह मिठास नहीं दिखाई दे रही है। आज तुम्हारे आवाज़ में मुझे वेदना ही वेदना दिखाई दे रही है। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि आज तुम्हारे आवाज़ में मिठास के बजाय वेदना के स्वर सुनाई दे रहे हैं। तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें क्या कष्ट है, क्या तुमने वाकई में अंग्रेज़ों द्वारा किए गए अत्याचार को देख लिया है। तो यहाँ आपका ये ख़त्म होता है। आगे आप क्या डालेंगे, साहित्यिक सौंदर्य डालेंगे। साहित्यिक सौंदर्य में आप वही लिखेंगे कि अंग्रेज़ों द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन कवि कोयल के माध्यम से कर रहा है। ये आपका भाव पक्ष में आएगा, जिसमें कि ये आप भाव पक्ष में लिखेंगे। फिर उसके आप लिखेंगे
कला पक्ष में पहला पॉइंट आपका वही होगा कि खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, भाषा सरल, पहला पॉइंट खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, दूसरा पॉइंट भाषा सरल व स्पष्ट है, फिर वही आपका संबोधन और प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तो ये यहाँ आपका ख़त्म होता है। अब आगे आते हैं, इसे थोड़ा और स्पष्ट से सुन लीजिए कि एक सार में सुन लीजिए इसका, कि कवि को लगता है कि कोयल की आवाज़ में एक वेदना सी भरी हूक उठ रही है। ऐसा लगता है कि कोयल का संसार लुट गया है। मनुष्य जिस मानसिक स्थिति में होता है उसी तरह के मतलब वह अपने परिवेश में भी निकालता है। मतलब कि उसे ऐसा लग रहा था कि कोयल भी हमारे द्वारा अंग्रेज़ों के अत्याचार को देख लिया है, इसीलिए वह भी अब मधुर ध्वनि के बजाय हुक अर्थात वेदना के स्वर गा रहा है। यदि आप खुश हैं तो सुबह की सूरज की लाली आपको पसंद लगेगी। दूसरी ओर यदि आप दुखी हैं तो वही लाली आपको रक्त रंजित लगने लगेगी, अर्थात वह जो लाली है वह लगेगा कि मानो किसी के शरीर से खून बह रहा हो। तो भाव यही है कि व्यक्ति जैसा सोचता है वह सामने वाले के मनोस्थिति को उसे देख के लगता है कि इसे भी मेरे ही समान कोई पीड़ा हुई है। चलिए आगे की पंक्ति में आते हैं। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। फिर से यहाँ पे जो आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं वो प्रश्न कर रहे हैं कि हे कोयल, अब तुम मुझे ये बताओ। पहले आप प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कैदी और कोकिला नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इसे आप लिखेंगे। उसके पश्चात आप प्रसंग पे आएंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे उपर्युक्त पंक्तियों या प्रस्तुत पंक्तियों में स्वतंत्रता सेनानी अपने मनोभावों को कोयल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके व्याख्या पे आएंगे। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। स्वतंत्रता सेनानी कोयल का इस तरह से अंधकार में भरी रात्रि में गाना बड़ा ही अस्वाभाविक लग रहा है। अर्थात कि कोयल वो तो पक्षी है, किसी भी समय बोल सकती है, लेकिन ये माना जाता है कि रात को पक्षी जो होते हैं वो शांत रहते हैं, वो किसी तरह का भी स्वर नहीं निकालते। लेकिन जब कोयल उस जेल के समीप कूक रही थी तो यह जो कार्य उसके द्वारा किया जा रहा था, यह माखनलाल चतुर्वेदी को बहुत ही अस्वाभाविक लग रहा था। तो उन्हें वह कोयल का कूकना नहीं बल्कि वह उसका चीखना लग रहा था। तो वही वहाँ वो कह रहे हैं कि कोयल का इस तरह से रात्रि में इस तरह की ध्वनि निकालना ध्वनि निकालना बड़ा ही क्या लग रहा है, अस्वाभाविक लग रहा है। क्यों? क्योंकि इनके स्वभाव में है कि वो रात को शांत रहते हैं, लेकिन जब स्वभाव के विरुद्ध कार्य होता है तो वह क्या माना जाता है, अस्वाभाविक माना जाता है। इसी वजह से उसने कोयल को बावली कहा। बावली अर्थात कोयल को कहा, अरे पगली, अर्धरात्रि को चीखी, तुम इस समय क्यों चीख रही हो। इसी वजह से उसने कोयल को बावली कहते हुए उनसे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस समय आधी रात को क्यों चीख रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बताओ कि तुम इस अर्धरात्रि में, इस रात के पहर में क्यों चीख रही हो। क्या तुम पागल हो गई हो?
किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, अर्थात कि तुम इस तरह जो ये चीख रही हो, क्या तुमने जंगल में लगी आग को देख लिया है। दावानल अर्थात जंगल की आग। आग कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ कि आग आपके 3 प्रकार के होते हैं, जठराग्नि, बड़वाग्नि और दावाग्नि। जठराग्नि आपके पेट में होता है जिसे जिसे जठर रस के नाम से जाना जाता है। दावाग्नि आपके जंगल में होता है और जो बड़वाग्नि होती है वो कहाँ लगता है, वो समुद्र में लगता है। तो यहाँ यही पूछ रहे हैं, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग को देख लिया है, अर्थात कि क्या तुमने अंग्रेजी शासक की यातनाओं को देखा है, क्या उसके भयानक दृश्य को जो वह हम पर अत्याचार करती है, क्या ऐसे दृश्यों को तुमने देख लिया है कि तुम इस रात्रि के पहर में इतना चीख रही हो। अर्थात कि यहाँ पे कवि जंगल के आग से मतलब है, क्योंकि जंगल की आग बहुत ही भयानक मानी जाती है, उसकी तुलना उन्होंने अंग्रेजी शासक के द्वारा किए गए अत्याचार से करते हुए कहा है कि हे कोयल, क्या तुम अंग्रेजी शासक द्वारा किए गए अत्याचारों को देख ली हो कि तुम इस तरह से पागल होकर इतनी रात्रि को तुम चीख रही हो। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कोयल अंग्रेजी शासक के मतलब कोयल शायद ये चीज़ ना देख के ऐसा बर्ताव करे, लेकिन पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ वे अपने मनोभावों का वर्णन कर रहे हैं, तो उनके मन में जो भी आ रहा है वो उसे कहते जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि क्या तुमने सचमुच उनकी हैवानियत को देख लिया है, इसीलिए क्या तुम चीख चिल्ला रही हो। हे कोयल, तुम कुछ तो बोलो, तुम कुछ तो बोलो। इस तरह से वे कोयल से प्रश्न किए जा रहे हैं कि तुम हे पगली मतलब बावली, हे पगली तुम क्यों चिल्ला रही हो, क्या तुमने जंगल की आग अर्थात अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार को देख लिया है, क्या तुमने उनकी हैवानियत को देख लिया है, क्या तुम इसीलिए चिल्ला रही हो। कोयल, तुम कुछ तो बोलो। मतलब यहाँ पे ये अर्थ आपका ख़त्म होता है। आगे आप डालेंगे साहित्यिक सौंदर्य। भाव पक्ष में आप वही डालेंगे कि अंग्रेजों द्वारा किए गए यातनाओं का वर्णन किया गया है। साहित्यिक सौंदर्य में कला पक्ष में आप डालेंगे कि खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है तथा भाषा सरल एवं स्वाभाविक है, दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे यहाँ दावानल की समानता अंग्रेजी शासक द्वारा किए गए अत्याचार से किया गया है। यहाँ तक आपका ये ख़त्म होता है। आगे का जो अर्थ है वो हम कल के क्लासेस में आपको बताएंगे।